आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 10वीं क्लास की 10th की वर्कशीट सामाजिक विज्ञान की, और वो भी लोकतांत्रिक जीवन से, लोकतांत्रिक राजनीतिक जीवन से। और आज की वर्कशीट का नंबर है 48 और आज की तारीख है 24 अक्टूबर। तो चलो शुरू करते हैं। लोकतंत्र के परिणाम। आपको याद ही है, हम अपनी पॉलिटिकल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र के परिणाम। और राजनीति का हमारा यह पाठ जो है कुछ खास बातें हमारे साथ लेकर आया है। पिछली 2 वर्कशीट में इसके बारे में हमने काफ़ी सारी बात की। आज इसी ओर हम आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उत्तर देना है। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या खास बातें हैं। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकरावों और विभाजनों को पूरी तरह स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता, पर हम अंतरों व विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं। इनके बीच मिलजुल कर सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। ये देखिए सारी बातें जो यहाँ पर लिखी गई हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि मैं आपके साथ ये बात पहले भी कुछ वर्कशीट में डिस्कस कर चुकी हूँ कि सिर्फ भारत एक अकेला ऐसा देश नहीं है जहाँ पर हमें विविधता देखने को मिलती है या अंतर देखने को मिलते हैं। रंग, रूप, भाषा, बोली के साथ साथ ड्रेसेस, खाना पीना, और यहाँ तक कि जलवायु का भी अंतर अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखाई देता है। क्षेत्रों में के हिसाब से लोग आपस में एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। तो ये सिर्फ भारत भर में ही नहीं है। हाँ, पर ये है कि भारत में जितनी विविधता है, जितने अंतर हैं, इतने और कहीं नहीं पाए जाते, लेकिन बाकी जगहों पर भी पाए जाते हैं। तो एक लोकतांत्रिक सरकार में खास बात ये होती है कि हर जगह पर ये जो अंतर मिलते हैं, धर्म के, भाषा के, जाति तो भारत में है, और जो दूसरे बहुत सारे अंतर मिलते हैं हर लोकतांत्रिक सरकार में, वो इन अंतर और विभेदों का आदर करना सीख जाते हैं। क्योंकि भाई जहाँ पर अंतर रहेगा वहाँ पे टकराव होंगे, तो इन टकरावों को हमेशा के लिए एकदम खत्म करना तो संभव नहीं है। लेकिन अगर हम एक दूसरे के अंतर का, एक दूसरे की खास बात का आदर करना सीख जाते हैं, हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये इसी तरह की चीज़ें हैं और ये ऐसी ही रहेंगी, और सामने वाला अगर ये स्वीकार कर लेता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और ठीक है, जो है बढ़िया है, तो हम एक दूसरे का आदर करते हैं। और जब हम आदर करते हैं तो हमारे बीच में बैलेंस बन जाता है, सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित करते हैं। ये लिखा है ना, बैलेंस बन जाता है। एक दूसरे का आदर करेंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो बैलेंस बन जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत बहुत गोरे रंग के होते हैं और उनके फ्रेंड्स जो है सांवले रंग के होते हैं, और कुछ सांवले होते हैं, उनके फ्रेंड्स बहुत गोरे होते हैं, और उनके बीच जब दोस्ती होती है तो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, एक दूसरे की बात भी मानते हैं, और उनमें झगड़े भी नहीं होते। ऐसे ही आपको 2 अलग भाषा वाले लोग मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे दोस्त हैं। 2 अलग तरह के कपड़े पहनने वाले सहेलियां दोस्त भी दिखाई दे जाएंगे। एक वेस्टर्न पहनता हो और एक बिल्कुल इंडियन टाइप टिपिकल ड्रेसेस को फॉलो करता हो। तो अलग अलग तरह के लोगों में जब आदर भाव पैदा हो जाता है, जब वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसा है और हम ऐसे हैं, और एक दूसरे को फिर आदर करने लगते हैं, जब समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य बात यही लिखी है कि टकराव और विभाजन को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम जिन अंतरों की वजह से, जिन विभेदों की वजह से टकरावों को देखते हैं, अगर हम उन्हें समझ लें और उनका आदर करने लगें तो हमारे बीच में बैलेंस बन जाएगा, सामंजस्य बैठ जाएगा, लड़ाई झगड़े कम या खत्म हो जाएंगे। और इसके लिए सबसे अच्छी है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतंत्र सबसे अच्छे तरीके से इस मामले में काम करता है भाई, क्योंकि आपने जैसे देखा ही, भारत किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता, उसके लिए सभी धर्म बराबर हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि इसके लिए सभी धर्म बराबर हैं, तो इस आधार पर हम ये आसानी से देख सकते हैं कि धर्मों के बराबर होने से सभी धर्मों के लोगों के अंदर ये भाव पैदा हो जाता है कि हम इस पर अगर टकराव करेंगे तो हमें पुलिस प्रशासन का या फौज का सामना करना पड़ सकता है। तो हिंसक नहीं होती इस तरह की भावनाएं। एक ही समाज में अलग अलग धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, सिर्फ डर की वजह से नहीं, आदर की वजह से भी वो एक दूसरे को समझने लगते हैं, आदर करते हैं। इसीलिए आज की डेट में अगर हम धर्म का उदाहरण ले रहे हैं, धर्म का सिर्फ मैंने एक उदाहरण लिया है, अब जानते ही हैं बहुत सारे अंतर हैं।
हम लोगों में बहुत सारे विभेद हैं। तो अगर हम धर्म का उदाहरण ले रहे हैं तो आज आपने देखा होगा हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी सब मिलकर ये त्योहारों को मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, क्रिसमस हो। आपने देखा है आजकल छोटे छोटे बच्चे, वो किसी भी धर्म के हो, क्रिसमस पे कितने चाव से वो गिफ्ट खरीदना शुरू कर देते हैं। और यही ईद पर भी है, सब नए कपड़े पहनते हैं और अपने मुस्लिम दोस्तों के घर जाके सेवैयाँ खाते हैं या उनके घर से सेवैयाँ आती हैं तो वो उन्हें भेंट देते हैं। जैसे मुस्लिम घरों में होता है कि सेवैयाँ छोटे बच्चे देते हैं और बड़े उन्हें कुछ गिफ्ट करते हैं। तो ये हैं कुछ खास बातें एक उदाहरण के जरिए से जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें ताकत से दबाने की कोशिश करती हैं। मतलब ये कि जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है वो सरकारें क्या करती हैं, वो उनके बीच सामंजस्य बिठाने की जगह, एक दूसरे का आदर करने की जगह अपने आप को सुप्रीम मानती हैं, सर्वोच्च मानती हैं और सबको अपने हिसाब से बिठाने की कोशिश करती है कि सब हमारे अकॉर्डिंग रहो, हमने कह दिया ये अच्छा है तो सब उसको अच्छा मानो, उसमें आपका हित है नहीं है, इससे उसे लोकतांत्रिक सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकारों को फर्क नहीं पड़ता है। तो ये होती है गैर लोकतांत्रिक सरकारें। अब हमें जो याद रखना है वो ये कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें जो भी फैसला लेती हैं वो लोगों को मान्य नहीं होते हैं और इसीलिए वहां पे विद्रोह बराबर होते रहते हैं, विरोध होता है, गृह युद्ध होता है, हिंसक घटनाएं होती हैं। तो चलो अब देखते हैं और कुछ अलग बातें हमारी वर्कशीट हमें क्या बता रही है। हमें याद रखना होगा कि ऐसे परिणाम हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना होता है। मतलब लोकतांत्रिक सरकारें 2 शर्तें पूरी करती है। वो कौन सी हैं? किस चीज के लिए शर्तें पूरी करती है? कि टकराव और विभाजन ना हो, लोगों के बीच में अंतर और विभेदों के प्रति आदर पैदा हो जाए। तो ये तब हो पाता है जब लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। बहुमत या अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती है। देखिए कितनी सही बात लिखी है, अल्पमत का ध्यान रखना होता है। अल्पमत क्या है? मतलब जो संख्या में कम है। अगर मानकर चलिए एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम बहुल एरिया है, मुस्लिम वहां पर ज्यादा हो और हिंदू वहां पर कम हो, इलेक्शन के टाइम पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ वो कोई मुस्लिम व्यक्ति खड़ा हुआ और वो इलेक्शन में जीत जाता है, तो जब वह वहां पर मान के चलो गलियां बनवा रहे हैं, सड़कें बनाने का काम चल रहा है और वहां पर ऐसी गली है जहां पर हिंदू लोग रहते हैं, तो क्या वो उन गलियों को छोड़ देते हैं? नहीं, उन्हें भी वो उसी तरह से उसकी मरम्मत करवाते हैं, बनवाते हैं जैसे बाकियों की गई। तो इसका मतलब इस ये हो गया अल्पमत का ध्यान रखना कि जो संख्या में कम है उनके हितों का भी बराबर ध्यान रखा जाता है। ये केवल और केवल लोकतंत्र में होता है। ये मैंने आपको सड़क का सिर्फ एक उदाहरण दिया, बाकी मामलों में भी ऐसा ही होता है, चाहे वो धर्म कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, मतलब किसी भी आधार पर विभेद हो, हर बात का ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। बहुमत का अर्थ है हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा हो सकता है। प्रत्येक नागरिक, यहाँ पे को नहीं कहा है, को नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्रत्येक नागरिक किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा हो सकता है और ये जन्म से निर्धारित नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब है? कुल मिला के जो नीचे की 2 लाइन है ये थोड़ी मुश्किल है और इसका अर्थ ये है कि बहुमत बहुमत क्या है? जब आप कोई फैसला लेते हैं तो उसमें जिस फैसले की ओर ज्यादा लोग हामी भरते हैं या वोट करते हैं वो बहुमत हो जाता है। लेकिन आपको इस बात को उस वक्त ध्यान रखना होता है कि आज आप अगर बहुमत हैं तो कल को आप अल्पमत में भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ यहाँ पे। मान के चलिए कि आज आप अपनी क्लास के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और हो सकता है कि कल को आप एक किसी ऐसे एग्जाम में बैठ जाते हैं जहां पर आप देखते हैं कि आपसे कहीं ज्यादा मार्क्स और लोगों के आ गए और आपके मार्क्स उतने रह गए जितने कि जो लिस्ट से बाहर के बच्चे हैं या बाहर के स्टूडेंट हैं, मतलब जिनका चुनाव ही नहीं हुआ। तो आप ब्रिलियंट होने के बाद भी वहां पर अपने आप को ऐसा महसूस कर सकते हैं कि मैंने पूरी जिंदगी अपने आप को ब्रिलियंट फील किया कि मैं बहुत होशियार हूँ, और वहां पर एक एग्जाम में फेल होने पर आपको ऐसा फीलिंग आ सकती है कि अरे मैं तो नालायक हूँ। तो आपको हमेशा अच्छी फीलिंग आए बहुमत में हूँ ये जरूरी नहीं है। वैसे अब फेल हो जाने पर हम बहुमत में होते हैं,
ये अगर एग्जाम्पल के तरीके से देखा जाए, पर आप इसे इस तरीके से ना लें। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। मान के चलिए आपको हिंदी आती है और आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, या आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए, मैं उदाहरण ले रही हूँ कि आपको बहुत अच्छी हिंदी आती है, और होता ये है कि आप हिंदी बोलते हैं और हिंदी ऐसे समुदाय में रहते हैं जहाँ पर सब हिंदू हैं या हिंदी भाषी हैं, मान लीजिए हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, आपकी बहुत तारीफ होती है कि आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। या मान के चलिए आप बिहार से या यूपी से या पंजाब के किसी एरिया से बिलोंग करते हैं और उनके बीच में आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और आपकी बहुत तारीफ भी होती है, और आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। अब होता यह है कि एक दिन आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहां जाकर आपको पता चलता है कि वहां तो सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती। अब अगर आप उस स्थिति में देखें, सब इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं और आप सबकी बातें सुन रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। अब उस स्थिति में आप अपनी सिचुएशन को देखिए, आप अल्पमत में आ गए क्योंकि बाकी लोग आपके जैसे नहीं हैं, आपके जैसे 2 या 3 लोग हैं वहां पे, और बहुमत किसका हो गया? अंग्रेजी का हो गया। अगर ऐसे माहौल में वो इस बात का ध्यान ना रखें कि बातें जो बोली जा रही हैं वो आपको भी समझ में आए, इसलिए वो भाषा का बायलिंगुअल अगर इस्तेमाल ना करें, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल ना करें, तो आपको वहां पे अपमानित महसूस होगा, खराब महसूस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम वैसे हमेशा बहुमत में थे जब हम हिंदी बोल रहे थे, लेकिन जब अंग्रेजी की बारी आई तो हम अल्पमत में पहुंच गए। तो बहुमत जन्म से निर्धारित नहीं होता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कभी बहुमत में हो सकते हैं, कभी अल्पमत में हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा अल्पमत का आदर करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, नियम कायदे कानून फैसले बनाते हुए भी। और शायद यही एक वजह है कि आज भी रिजर्वेशन चालू है। SC ST OBC हम रिजर्वेशन देखते हैं, वो अल्पमत हैं, उनके हितों को नुकसान न पहुंचे इसलिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जाता है, या उन्हें रिजर्वेशन का प्रावधान उनके लिए किया गया है। हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं, पर अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं आज हमने क्या सीखा। लोकतंत्र टकरावों को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता है, कुछ उदाहरण देने हैं, तो चलिए दे देते हैं कुछ उदाहरण। लोकतंत्र से टकराव और विभाजनों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म करने की जगह लोकतंत्र में होता यह है कि अंतरों और विभेदों का आदर किया जाता है। ये विभेद शब्द बार बार आ रहा है, विभेद का मतलब भेद ही है, भेदभाव या भेद, अंतर, एक ही शब्द है ये। इनके बीच मिलजुल कर सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर लेते हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल ही लेते हैं जिससे हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकें, और इसी अंतर पर हम एक दूसरे को बेइज्जत नहीं करते, बुरा भला नहीं कहते, बल्कि अगर सामने वाला हमसे अलग है, अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से काम करता है, अलग धर्म जाति से अगर संबंधित है, तब भी हम उसका आदर करते हैं। एक नजरिया विकसित कर लेते हैं कि लोग हमारे जैसे ना हो, इसकी पूरी संभावना है वो दूसरे तरीके के हो सकते हैं। और यही एक खास वजह है कि लोकतंत्र में टकरावों की उपस्थिति कम हो जाती है। और ये सिर्फ लोकतंत्र में बाहरी स्तर पर ही नहीं, आप घर के पारिवारिक माहौल में भी अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ध्यान देंगे, तो अगर सभी के सोच विचार का आदर किया जाता है तो माहौल अच्छा होता है, एक परिवार के अंदर भी। तो लोकतंत्र तो बहुत बड़े स्तर पर भी काम करता है और छोटे स्तर पर भी काम करता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको क्यों लगता है कि अल्पमत का आदर होना चाहिए? वैसे तो मैंने आपको भी बहुत अच्छा उदाहरण दे ही दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा और अपने अनुभव से कुछ बताना है आपको। आप चाहें तो इसका कुछ और उत्तर लिख सकते हैं, जो उदाहरण मैंने अभी आपको समझाया मैंने वही लिखा है यहाँ पर। अल्पमत या बहुमत दोनों में से कोई भी स्थायी चीज नहीं होती है। किसी एक वक्त पर बहुमत में आप हो सकते हैं और दूसरी जगह पर आप अल्पमत की स्थिति में हो सकते हैं। अल्पमत या अल्पसंख्यक होने की वजह से हितों को नुकसान हो सकता है, इसलिए उचित यह है कि अल्पमत का भी आदर किया जाए। और उदाहरण के लिए मैंने आपको वही हिंदी अंग्रेजी वाला यहाँ पे उदाहरण दिया है, आप तसल्ली से लिख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है, ये समझाना है। तो चलिए इसे कर लेते हैं जल्दी से। बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल, भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। बहुमत का अर्थ होता है जब फैसला लिया जाए या चुनाव हो तो उसमें अलग अलग लोग बहुमत का निर्माण करते हैं,
प्रत्येक नागरिक किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा होता है, यह जन्म से निर्धारित नहीं है। यहाँ पर एक और उदाहरण मैं आपको देकर समझाना चाहूँगी कि बार-बार ये लाइन जब आ रही है कि हर फैसले या चुनाव में अलग-अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जैसे इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शन में जो व्यक्ति जीतता है, कई दलों में से किसी एक दल का व्यक्ति जीतता है, जो व्यक्ति जीतता है उसे उस जगह के अलग अलग भाषा वाले लोग भी वोट करते हैं, अलग अलग धर्म के लोग भी वोट करते हैं, SC ST OBC और जनरल जाति से जो संबंधित हैं वो भी उसमें से भी अलग अलग लोग उनको वोट करते हैं। तो उसे जब जीत मिलती है, जो उसे बहुमत मिलता है, वो विभेदों भरा होता है। उसे अलग अलग धर्म, जाति, रंग, रूप, क्षेत्रीयता, भाषा, बोली, पहनावा, खान पान से विविध लोग उसको वोट करते हैं और तब वो बहुमत का निर्माण करके एक व्यक्ति जीतता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसका उदाहरण के जरिए से आप इसे समझ सकें। अब बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में इन्होंने हमसे कहा है कि आपके आसपास लोगों के बीच किस तरह के अंतर दिखते हैं और अंतरों के होते हुए भी हम साथ साथ जीवन जीते हैं, तो कैसे। इसका उत्तर बताने से पहले मैं करना चाहूंगी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक करते ही कलर चेंज, मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ वो आप तक पहुंच जाएं। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता है और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस को बनाने के लिए। तो ये रहा आपके लिए चौथे प्रश्न का उत्तर। हमारे आसपास लोगों के बीच रंग, रूप, भाषा, पहनावा, क्षेत्रीयता, धर्म और जाति के आधार पर अंतर दिखाई देता है और इन सब अंतरों के होने के बाद भी हम एक ही समाज में रहते हैं, एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, कामकाजी लोग एक ही स्थान पर काम करते हैं और सभी मिलकर तीज त्योहार मनाते हैं और एक दूसरे की वेशभूषा को भी अपनाते हैं। आप चाहें तो इस उत्तर को और भी बड़ा कर सकते हैं, पर इतना पर्याप्त होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी ज्ञान भरी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार और थैंक यू।